फारस के अंदर अपन बात करें तो जो पर्शिया के अंदर एक वंश हुआ है उसका नाम है हकामनी। क्या नाम है उसका? हकामनी। अब ये उसका वास्तविक नाम है नहीं, एक्चुअली इसका वंश का नाम था अखेमेनिड डायनास्टी। अभी अखेमेनिड को अपने यहाँ पर हिंदी की किताबों में लिख दिया हकामनी, इसलिए पर हिंदी वाले भी दोनों ही लिखेंगे, हकामनी भी लिखेंगे और क्या लिखेंगे, अखेमेनिड भी लिखेंगे। अब अखेमेनिड वंश के कई सारे शासक थे जिन्होंने भारत पर अटैक करने का प्रयास किया, लेकिन सारे असफल हो गए, किसी को भी सफलता नहीं मिली। फिर फाइनली एक शासक हुआ वहां पर जिसका नाम था डेरियस। जिसका नाम क्या था? डेरियस। इस डेरियस ने भारत के ऊपर अटैक किया। अब जो डेरियस ने भारत पर आक्रमण किया तो हम भारतीयों की शुरू से आदत रही है, हालांकि पूरी दुनिया की रही है, पर भारतीयों की भी खास करके, बाहर से कोई भी आया हमने उसका नाम बिगाड़ दिया। बाहर से कोई भी आया और साहब हमने पूछा ये जो कौन है जो यहाँ पे जीत गया है, तो सब डेरियस जीत गया है, तो हमने इसका नाम रखा दारियो। क्या नाम रखा? दारियो। बाद में इतिहासकारों का ठीक नहीं लगता यार, तो फिर बाद में इतिहासकारों ने इसका नाम रखा दारा। क्या नाम रखा इसका? दारा। कुछ लोगों ने फिर इसका नाम मतलब इस तरीके से रखा कि कुछ भी कहो पर इसके बाजुओं में ताकत तो है, इसलिए इसका नाम रखा दारिय बाहु। ठीक है, अब इसने अटैक कर दिया, अटैक करने के बाद में जीत भी गया। अब इसका अटैक कब हुआ एग्जैक्ट जानकारी हमें नहीं मिलती, लेकिन फिर भी अपन कहते हैं कि 520 से लेकर 515 बीसी के बीच में, बीसी के बीच में। कुछ इतिहासकार अपनी स्टडी के आधार पर कहते हैं कि सब 500 मतलब है ना 18 बीसी में हुआ था। खैर अपन 518 नहीं लिखेंगे, अपन ये लिखेंगे 500 जो 20 से 515 के बीच में इसका अटैक हुआ। अटैक हुआ तो इसने क्या किया कि भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत जो है इसको मतलब जीत लिया। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत मतलब आप इंडिया का मैप में इमेजिन करो, ठीक है। हाँ, तो इसने ये वाला क्षेत्र जीता जो वर्तमान का सिंध है। वर्तमान का क्या है? ये सिंध है। इसने सिंध वाले के आसपास का क्षेत्र जीता और जीतने के बाद में उसको अपना 20वां प्रांत बनाया। 20वां प्रांत बनाया, इसका मतलब इसके पास में 19 प्रांत क्या थे इसके पास में पहले से थे। और जो 19 प्रांत इसके पास में पहले से थे, तो यहां से जो 20वां प्रांत थे इसके बारे में इसने सबसे पहले डायरेक्टली थी या इनडायरेक्टली भारत के बारे में कहा था सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया है। क्यों कहा इसने सोने की चिड़िया? क्यों वो खुद कहता है यहां से उसको हर साल 300 टैलेंट सोना प्राप्त होता था। 360 इसको क्या मिल रहा था? सोना मिल रहा था। टैलेंट एक प्रकार की या टैलेंट एक प्रकार की यूनिट होती थी पहले के जमाने में। जैसे एक होता है सोने का बिस्किट, एक होता है सोने की ईंट जिसको अपन को बोलते हैं बार। तो पहले के जमाने में ये लोग एक्चुअली सोना इकट्ठा करने के लिए ऐसे बड़ी बड़ी ईंटें बनाते थे, जिसको अपन ईंटें नहीं कहेंगे, कहेंगे मोटा बाटा, या फिर मतलब अपने राजस्थान में कहते खंडो, खंडा सब समझते हो, बड़ा सा एक जो पूरा ब्लॉक बनाते थे, उस ब्लॉक का वजन देखा गया है एंशिएंट काल के अंदर अलग अलग स्टेट में अलग अलग था। 28 किलो से लेकर 32 किलोग्राम का था। तो इसको यहां से मिल रहा था लगभग 360 टैलेंट। तो 360 इंटू 30 कर दो आप राउंड फिगर, 10,800 किलोग्राम सोना मिल रहा था। 10,800 किलोग्राम सोने की कीमत आज की तारीख में देखा जाए यदि अरबों रुपए में निकाला जाए तो 16 से 20 अरब रुपीज होता है, जो बहुत ज्यादा होता है। तो वो कहता था कि मेरे को यहां से 360 टैलेंट सोना मिल रहा है, जो उसके टोटल रेवेन्यू का 1/3 है। कितना है? 1/3 है। और इसके बारे में जानकारी देता है हमें एक आदमी है, उसका नाम है हेरोडोटस। ठीक है, अब ये हेरोडोटस जो है इसने एक्चुअली एक किताब लिखी है, उसका नाम है हिस्टोरिका, और ये पूरे विश्व में इतिहास की सबसे पहली पुस्तक मानी गई है, इसलिए हेरोडोटस को कहते हैं इतिहास का जनक, इतिहास का जनक। बस ये है। अब जब ये एक्चुअली मतलब है ना, ये जब मर गया तो इसके बाद में इसका बेटा बना जो वो शासक, जिसको अपन कहते हैं जरकचीज, कुछ लोग इसको कहते हैं शयार। इसका वास्तविक नाम था जकचीज। एक्चुअली इसका जो रियल नेम है वो है ये XERXES। और जो XERXES से पर्शियन से पूछा गया कि ये इसको कैसे बोलते कैसे हो तुम लोग, तुम्हारा उच्चारण क्या है? तब उन्होंने कहा इसका का उच्चारण है जकचीज। इसका नाम क्या होता है? जकचीज। पर अपने यहाँ पे किताबों में मिस प्रिंट होके आ गया जरकचीज, क्योंकि पहले एक्चुअली टेक्नोलॉजी नहीं थी तो लोग ऐसा याद रखते थे ट्रिक के माध्यम से। तो कहते हैं जरकचीज बहुत लंबा था, और लंबा भी था। आप में से कुछ लोगों ने एक मूवी देखी होगी 300 देखी हुई है?
तो वो 300 के अंदर वो जो दिखाता है लंबा चौड़ा एक आदमी होता है, खूब सारे आभूषण पहना, तो जरक चीज कहते ऐसा ही था, कोई 6.5 फीट का था। तो अपने यहाँ पे किसी ने कहा था अरे भाई जरक एक जीव होता है, तो कहते ये बिल्कुल जरक चीज, मतलब जरक जैसा था, इसलिए नाम इसका जरक चीज हो गया। कुछ ने इसको एज इट इज उच्चारण करने का प्रयास किया, तो इसका उन्होंने कहा शयार्ष है। क्या ये शयार्ष, इसलिए हिंदी में इसके नाम बहुत ज्यादा हो जाते हैं, इंग्लिश में ज्यादा नहीं होते। इंग्लिश में एक ही है, जरक चीज। ये इसका जो है ना, ये इसका प्रोनाउंसिएशन है, जक चीज। क्या नाम है इसका? जक चीज। तो कहते डेरियस जब यहां से जाता है तब उसका बेटा उससे मिलता है और मिलकर उससे कहता है कि पापा ऐसा क्या है हिंदुस्तान के अंदर। तब उसने कहा बेटा हिंदुस्तान का एक छोटा सा टुकड़ा मिला है मुझे, बिल्कुल छोटा सा, और वो मेरा 20वां प्रांत है, और वो भी उपजाऊ नहीं है, उपजाऊ वाला हिस्सा तो आगे है। यदि वो उपजाऊ वाला तो मिल जाए मुझे, तू सोच के मुझे कितना पैसा मिले, तू इमेजिन नहीं कर सकता। उस छोटे से टुकड़े से अनउपजाऊ लैंड है, वहां से भी मुझे हर साल का 360 टैलेंट मिलता है। तो मतलब जग चीज कहता है क्या बात कर रहे हो, 360 टैलेंट? उसने कहा हाँ, वो देश नहीं है, सोने का एक पंछी है, सोने की एक चिड़िया है। सोने की क्या है? एक चिड़िया है। उसने अच्छा ऐसा है क्या, और आपको वहां पे क्या लगा खास? उसने कहा वहां के धनुर्धर, आर्चर्स, वो बहुत शानदार है, मैंने आर्चर अभी तक कभी नहीं देखे। तो उसने ऐसा क्या है उसमें विशेषता? तो उसने डेरियस ने कहा मैं उनका तीर तेरे साथ में लेके आया हूँ, धनुष तेरे साथ में लेके आया हूँ। और वो अपने थैले में से एक तीर निकालता है और वो दिखाता है उसको कि ये ले। तो वो तीर रियल में इतना ही था जितना ये मार्कर है, ठीक है। और उसके जो एक्चुअली धनुष थे वो इतने छोटे छोटे से थे। तो वो ये जरक चीज हंसने लगा और कहा पापा ये तो बच्चों का खिलौना ले आया आप। उसने कहा जब हमने भी पहली बार देखा था तो हमें भी लगा था कि ये बच्चों के खिलौने हैं। फिर उसने कहा अरे पर पापा ये तो बच्चों का खिलौना भी यार बहुत कमजोर है, आपको मैं इसको यूं तोड़ दूं। तब उसने कहा बिल्कुल कोई भी इसको यूं तोड़ सकता है, पर सावधानी से हाथ लगाना, इसको इसके आगे जहर है, पॉइजन है। इंडियन जो तीर चलाते हैं वो हमारी तरह मूर्ख नहीं है, ज्यादा ताकत का प्रयोग नहीं करते हैं वो लोग। हम लोग प्रयोग करते हैं पूरे मतलब स्पीड से तीर को खींचो और फिर छोड़ो ताकि तीर सीधा बॉडी में जाए और फिर आदमी मर जाए। ये ऐसे नहीं है, ये बचपन से ही तीरंदाजी सीखते हैं और इनके जो तीर होते हैं ये बहुत ज्यादा पॉइजनस होते हैं, इसलिए इनका बस काम इतना ही होता है, एक बार आके बस केवल एक किस करना है बॉडी को, केवल क्या करना है, एक हल्की सी पप्पी, और आगे वाले का आदमी का काम क्या है, खत्म है। तो उन्होंने मतलब ऐसे कैसे, उन्होंने कहा हम भी जब गए थे तब हमने भारतीयों को देखा कैसे ये धनुष लेके खड़े थे, तब हमें लगा ये क्या है, बच्चों की तरह कैसे आ गए। पर उन्होंने जैसे वो तीर छोड़े तो अपने वाले सैनिक बहुत कॉन्फिडेंस में थे, वो आगे गए, उनको पक्का भरोसा था कि इनसे कुछ होने वाला नहीं है। तो आए और वो लगे, अब चूंकि स्पीड से आए थे, आगे से नुकीले थे, लगे थोड़ा बहुत बॉडी के अंदर गए, हमारे सैनिक उसको निकाल के फेंक दिया, निकाल के फेंका, फिर कहा ऐसे तो बोले मेरे 50 लग जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़े। लेकिन 2-3 मिनट बाद में एकदम से जहर ने अपना असर दिखाना स्टार्ट किया, और जिन सैनिकों को तीर लगे थे सब धड़ा धड़ नीचे गिरने लगे। तब हमें समझ में आया कि अच्छा ये सब जहर है, वो है। तब उसने इसमें क्या है पापा, ये तो अपन भी कर सकते हैं। तब उसने नहीं कर सकते अपन, इसके लिए चाहिए ट्रेनिंग, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग। क्यों? क्योंकि इंडियन जो है वो तीरंदाजी करते हैं, उसमें इनकी रेंज बहुत ज्यादा है, हमारी रेंज बहुत ज्यादा है, बहुत कम है। हम लोग जिन तीरों का प्रयोग करते हैं वो बहुत भारी भरकम होते हैं, इसलिए भारी भरकम को छोड़ते हैं तो थोड़ा सा दूर जाके गिर जाता है, ठीक है। जबकि इनके हल्के होते हैं इसलिए इनकी रेंज भी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। और फिर सबसे मेन बात है, इनको ये बहुत हल्का बनाते हैं, ये केवल आगे आगे लोहे का यूज कर रहे हैं, बाकी वाला पीछे पूरी लकड़ी है, बांस है, और उसमें भी सबसे मतलब सबसे जो है वो सिंपल और हल्की लड़की है, लड़की क्या है लकड़ी है, उसका प्रयोग करते हैं। इसलिए तो इसमें क्या खास बात है, उन्होंने कहा ये हवा के, इनको इतना नॉलेज होता है हवा के, जैसे वर्तमान में स्नाइपर्स होते हैं, वो हमेशा शूट करने से पहले एक एक चीज को देखते हैं, भाई कौन सा एयर प्रेशर कितना है, कितना दबाव है। तो वो बिल्कुल कि हमने जब इनको देखा था, हम यूं सामने खड़े थे और ये हवा के हिसाब से यूं छोड़ रहे थे तीर, तो हमें लगा ये बेवकूफ है, यूं क्यों छोड़ रहे हैं, पर वो तीर यूं गया और आगे हवा के माध्यम से टर्न होकर वापस वहीं पर आकर लगा जहां उनको लगाना था। उसने कहा अच्छा। तो फिर जरक चीज इतना इंप्रेस हुआ अपने पापा की बातों से सुन के कि उसने भारतीय तीरंदाजों को अपनी सेना में भर्ती किया, और भर्ती करने के बाद उनको कहा कि तुम हमारे सैनिकों को ट्रेनिंग दो। तो भारतीय सैनिकों ने कहा हम ट्राई करते हैं जाके एक बार ट्रेनिंग देने की। उन्होंने ट्राई मतलब उन्होंने कहा सर ये इतनी टफ ट्रेनिंग है कि इसमें छोटी एज से जो सीखता है ना वही सीखता है, बड़ी एज में केवल वही सीख पाएगा जो वास्तव में टैलेंटेड है, वरना हर कोई इतना परफेक्ट होगा नहीं। तो खैर उनको जो वो भर्ती कर दिया गया। अब उसके बाद में आप में से जिन लोगों ने, कितने 2-4 लोगों ने देखी हुई है क्या 300 मूवी हॉलीवुड की है, कितने लोगों ने देख रखी है?
अच्छा, इतने सारे हम तो देख रखे फिर भी। हाँ, तो कहते हैं जब इनका ये स्पार्टन्स के साथ युद्ध होता है, तो स्पार्टन्स के युद्ध में इसके पास 10 लाख की सेना थी जरक्सिस के पास में, और स्पार्टन्स 300 थे, और प्लस 1000 2000 और हेल्पर थे, और वो लड़ रहे थे मतलब 10 लाख की सेना से, लेकिन जीत नहीं रहे थे। क्यों? क्योंकि एक घाटी है जिसका नाम था थर्मोपोली, तो वो लोग एक्चुअली थर्मोपोली की घाटी में खड़े हो गए। इस साइड बीच में एक रास्ता था, ये पूरा पहाड़ था दोनों साइड में। अब आपको आगे बढ़ना है तो ये थर्मोपोली क्रॉस करनी है, और ये 300 सैनिक यहाँ पर एक दीवार बना के खड़े हो गए एक लोहे की। इसलिए अब ये 10 लाख कुछ कर नहीं सकते, ये आ रहे हैं मर रहे हैं, आ रहे हैं मर रहे हैं। जिन्होंने 300 देखी है उनको पता है कि उसमें इसको दीवार को तोड़ने के लिए गेंडे का भी प्रयोग किया गया। गेंडा आता है भाग के, क्योंकि अब वो गेंडे का प्रयोग करते हैं। उनको लगा भाई सैनिकों से दीवार टूट नहीं रही। दीवार क्या थी? शील्ड थी, लोहे की शील्ड, ऐसे आपस में इकट्ठा करके खड़े हो गए थे। कुछ लोग ऐसे लोहे की शील्ड करके खड़े हो गए थे, और कुछ लोग पीछे से भालों से सैनिकों क्या कर रहे थे? मार रहे थे। तो इन 300 स्पार्टन्स ने जरक्सिस की 10 लाख की सेना की हालत खराब कर दी थी। तो फिर फाइनली उन्होंने कहा भाई क्या करें? तो भाई गेंडा जो होता है ना, वो उसकी चमड़ी बहुत मोटी है, आसानी से मरता नहीं है, और गेंडे का आगे सींग होता है बहुत बड़ा। गेंडा यदि आगे आए, स्पीड से भागे और एक टक्कर मारे तो ये दीवार टूट जाए, और एक बार ये शील्ड वॉल टूट जाए तो अपन अंदर एंटर कर जाएंगे, फिर तो 5 मिनट में सबको मार देंगे। तो गेंडा आता है तो उस गेंडे को स्पार्टन्स मार देते हैं। तब इस बात पर आप में जिन लोगों ने मूवी देखी सब लोग खुश होते हैं, अरे यार क्या बात है, गेंडा मार दिया। अरे गेंडा जब मरता है तब खुश नहीं होना होता है। वो गेंडा अपना था, भारत का था, वो वास्तव में भारत से गया था वहां पे। क्योंकि उस मूवी में आपने हिंदी या इंग्लिश दोनों वर्जन देख लो, वो गेंडा या राइनो शब्द का प्रयोग नहीं करते। वो यही कहते हैं पूर्व के दूर देश से लाया हुआ एक विशाल जानवर। इसका मतलब वो उसका यूज नहीं कर रहे हैं। फिर कहते हैं सेकंड तरीका अपनाते हैं, हाथी लेके जाते हैं। तो हाथी को देखकर भी स्पार्टन्स कहते हैं यार ये कौन सा जीव है, क्योंकि उन्होंने हाथी जिंदगी में पहली बार देखा था, वहां कभी हाथी पाए नहीं जाते। तो उनका आइडिया ये था हाथी जाएंगे दीवार को तोड़ेंगे, पर हाथी एक्चुअली एक कोई हाथी के पैर के नीचे कंकड़ आ गया तो वो हाथी सारे गिर गए और नीचे खाई में गिर के मर गए। जब लास्ट में कुछ नहीं हुआ तब जरक्सिस भारतीय धनुर्धरों को बुलाता है। भारतीय धनुर्धर जाते ही अपना टैलेंट दिखाते हैं आर्चरी वाला, और आर्चरी वाले टैलेंट के माध्यम से इनको हाथों हाथ मार देते हैं, और फिर इस मतलब जरक्सिस क्या है, जीत जाता है। बस ये इतना सा है जो फारस आक्रमण। क्या है ये फारस आक्रमण? तो फिर प्लीज लिखें।